हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन पहल क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इतिहास में, जिसमें हमने अब तक जाना कि किस तरह से ये जो मानव है ये विकास कर रहा था। ठीक है, पाषाण काल देखा, पाषाण काल के बाद सभ्यता का युग आया और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जाना किस तरह से उसका फैलाव है। अब जो है हम इस हड़प्पाई स्थल के कुछ प्रमुख स्थल और उनसे मिलने वाले कुछ प्रमुख साक्ष्य, देखिए वैसे तो अगर पढ़ेंगे इसे हम तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है, जो कि अगर उतना ज़्यादा हमारे रेलवे के एग्जामों के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अमूमन वैसे भी इतिहास से 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो हम उतनी ही जरूरी चीज़ पढ़ेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, वैसे आप जानते हैं इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन तो उसको कम में कर ऐसा पढ़ा जाए कि समय से पहले, यानी कि एग्जाम से पहले संपूर्ण सिलेबस को क्या कर दें, हम कवर कर दें। तो इसी दृष्टि से आगे बढ़े तो हड़प्पाई स्थल व उनके साक्ष्यों की बात करते हैं। तो पहला स्थल हड़प्पा, सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है, हड़प्पा। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित यह स्थल कौन सा है, हड़प्पा। ठीक है, जो सबसे पहला स्थान खोजा गया था, आप जानते हैं किसने खोजा था, ठीक है, सर दयाराम साहनी ने। जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसने, सर दयाराम साहनी ने खोजा था। यहाँ से मिलने वाली प्रमुख चीज़ों में देखें तो एक विशाल अन्नागार तथा 2 कब्रगाह, कौन सा, जिनका नाम क्या दिया, R37 व H। ठीक, मुहरों पर उर्वरता की देवी, एक ऐसी मुहर मिली जिसके नाभि से एक पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है। एक महिला के नाभि से एक पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उर्वरता की देवी। क्या कहते हैं, उर्वरता की देवी। वैसे दोस्तों इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें मिली, ऐसा नहीं इतना ही मिला। जैसे कि कुछ चीज़ें हम आपको बोल दे रहे हैं, सुनिए। शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, तांबे का बना श्रृंगारदान, तांबे का बना श्रृंगारदान, 23 एक जैसे मुहरों वाले, 23 एक जैसे लेख वाले मुहर, एक जैसे लेख वाले क्या, मुहर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहां से मिली, हड़प्पा से मिली। ठीक है, हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर दूसरा प्रमुख स्थल था कौन सा, मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी पाकिस्तान के वर्तमान के लरकाना जिले में पड़ता है जगह मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या नखलिस्तान या रेगिस्तान का बगीचा। याद रखिएगा ये शब्द, ठीक है, यहाँ लिखा भले नहीं हो लेकिन याद रखेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला या नखलिस्तान या रेगिस्तान का बगीचा। ठीक है, जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहां से जो 2 प्रमुख भवन मिले, बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार, जो कि इस सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक हैं। कौन कौन से, बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार जिसका पैरामीटर यहां दिया है 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर, जबकि एक बृहद अन्नागार जिसका क्षेत्रफल 45.71 इंटू 15.23 मीटर। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से 2 प्रमुख जो स्थल मिले या इमारत मिली, वो कौन कौन सी, बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार। इसके अलावा क्या मिली, कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की प्रतिमा, कांस्य नर्तकी, सूती वस्त्र मिला, सीप का बना पैमाना मिला। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख स्थल जो कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। ठीक है, तीसरा स्थल है कालीबंगा। ठीक, राजस्थान के घग्गर नदी में, वर्तमान हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, वहां पर है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। यहां से क्या मिला, मिट्टी के खिलौना गाड़ी के पहिए, जुता हुआ खेत। ठीक है, सभ्यता का जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। इससे हमें ये पता चलता है कि सभ्यता में खेत की जुताई अच्छे तरीके से होना प्रारंभ हो गई, अर्थात कृषि अच्छी दशा में थी। एक ऐसा शव मिला है जिसका विस्थापन दक्षिण उत्तर, जबकि पूरे सभ्यता में हमने जाना कैसा था, उत्तर दक्षिण था, लेकिन यहां पर कैसा था, दक्षिण उत्तर। अगला स्थल लोथल, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। यहां से मिला है गोदीबाड़ा अर्थात पत्तन का साक्ष्य, बंदरगाह का साक्ष्य। ठीक है, इससे पता चलता कि अंतरदेशी अंतर विदेशी भी क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। हाथी दांत का बना हुआ पैमाना। ठीक, बनवाली
सरस्वती नदी हिसार जिला में पड़ता है, हरियाणा नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला? खिलौना हल, एक हल जो खिलौने का हल। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र गुजरात, ठीक है, एक श्रृंगी पशु वाली मोहर। सुरकोटड़ा कच्छ क्षेत्र गुजरात, घोड़े की अस्थियां। रोपड़ सतलुज पंजाब, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला? पंजाब के रोपड़ से मिला। कहां से मिला? पंजाब के रोपड़ से मिला, ठीक है। इसी तरह से एक और स्थल, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। एक और स्थल है राखीगढ़ी, ठीक है। एक और स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा में पड़ता है। यहां से क्या मिला? सूती वस्त्र, ठीक है। देखिए बार बार हम कह रहे हैं स्थान, प्रत्येक स्थल से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ों को ही हम जान रहे हैं, क्योंकि अगर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय, यानी एग्जाम तक सिर्फ इतिहास ही हम खत्म कर पाएंगे। इसी वजह से हम वो ज़रूरी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति की बात करते हैं, ठीक। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं कि वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति क्या है, ठीक। तो देखिए आर्य संस्कृति की पहचान जो है भारतीय ग्रंथों के साथ साथ ईरानी और यूनानी ग्रंथ भी करते हैं, ठीक है। भारतीय ग्रंथों के साथ साथ ईरानी और यूनानी ग्रंथ भी करते हैं। इनका मानना है कि इनका जो मध्य देश में यानी भारत देश में आगमन जो है लगभग 1500, किसी ने माना 1500, किसी ने माना 1400, कुछ किताब मानते 1000, ठीक है, लेकिन औसत हम 1500 लेकर चलते हैं, ठीक। तो इस काल में इन्होंने भारत देश की तरफ आगमन किया और गंगा के मैदान की तरफ आए। किधर आए? गंगा के मैदान की तरफ आए और वहाँ रह रहे पहले से जो कबीले थे उनको नष्ट करके यहाँ अपना जीवन व्यतीत किया, ठीक है। इन प्रमुख ग्रंथों में, ठीक, भारतीय ग्रंथ तो बहुत सारे, वो उनकी बात नहीं करते, लेकिन ईरानी ग्रंथ जो है वो है क्या? जैद अवेस्ता, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ईरानी ग्रंथ क्या है? जैद अवेस्ता, जैद अवेस्ता, ठीक। जबकि यूनानी ग्रंथ क्या है? यूनानी ग्रंथ जो है, ठीक है, वो है होमर द्वारा रचित, होमर द्वारा रचित इलियाड तथा ओडिसी है, ठीक है। भारतीय ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ईरानी ग्रंथ कौन सा है? जैद अवेस्ता। और जो हमारा यूनानी ग्रंथ है वो है होमर रचित इलियाड तथा ओडिसी। ये ग्रंथ बताते हैं कि मानव जो है मध्य एशिया की तरफ से, ठीक है, यानी कि मध्य देश से आया भारत की तरफ और यहाँ पर आके पहले से रह रहे कबीलों को समाप्त करके अपना जीवन व्यतीत किया, ठीक है। और ये यहाँ आए और खुद को श्रेष्ठ कहे। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ठीक। ये आदमी, ये मानव यहाँ पर आया और यह मानव शीतोष्ण जलवायु से आया था, जो घोड़ा चलाने में यानी घोड़े का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता था, ठीक है। अचानक से अब घोड़ा क्या हो गया? सबसे प्रमुख जानवर हो गया और आगे चलकर घोड़े के लिए बहुत सारा क्या होगा? युद्ध होगा। घोड़े के लिए बहुत सारे क्या होंगे? युद्ध होंगे, ठीक है। गाय और घोड़े ऐसे कुछ प्रमुख जानवर होंगे जिनके लिए युद्ध होंगे, ठीक। ये मानव घोड़े से सवार होकर आया और इसने संपूर्ण इस उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों पर क्या कर लिया? इसने कब्जा कर लिया। और ये खुद को क्या कहा? इसने आर्य कहा। क्या कहा? आर्य। यह मानव आया तो इसने कुछ नई प्रथाएं लाई, जैसे कि पशु बलि, नर बलि, ऐसी कुछ प्रथाओं को इसने प्रचलित किया, ठीक। जनजीवन बिताने लगा, जनजीवन बिताया तो उसमें इसने, उस जनजीवन में इसने जो है एक अलग तरह की संस्कृति शुरू की, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। उस वैदिक संस्कृति में पहला काल जो होता है ऋग्वैदिक काल, क्योंकि उस काल में लिखी गई दुनिया की पहली पुस्तक कही जाने वाली क्या? ऋग्वेद। क्या कही गई? लिखी गई ऋग्वेद लिखी गई,
ठीक है। तो पहला काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है उसे हम क्या मानते हैं, ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल को क्या मानते हैं हम, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एरा। ठीक है, ऋग्वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा, ठीक है, दो कालों में बांट कर इसको पढ़ते हैं। ठीक, ऋग्वैदिक काल में ठीक कुछ हद तक अभी पुराने का प्रभाव पड़ रहा था, तो समाज में समानता इस तरह से व्याप्त थी कि ज़्यादा कुरीतियाँ स्थान नहीं ले पा रही थी, महिलाओं को भी उचित स्थान प्राप्त था। यहाँ पर समाज में संचालन करने के लिए, संचालन से तात्पर्य है अपने गांव क्षेत्र का संचालन करने के लिए सभा और समितियों का गठन किया गया है। सभा और समिति जैसे आज का राज्यसभा और लोकसभा, ठीक, सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किसकी पुत्रियां कहा गया, प्रजापति की पुत्रियां, सभा और समिति। ठीक है, ऋग्वैदिक और पोस्ट वैदिक में बेसिक अंतर ये रहा कि सभा और समिति में जहां ऋग्वैदिक में महिलाओं को भी प्रवेश प्राप्त था, वहीं पर पोस्ट वैदिक में ऐसा कोई भी अधिकार उन्हें नहीं मिला था। ठीक है, तो इस तरह से समाज आगे बढ़ रहा था इस ऋग्वैदिक काल में। ठीक, इस ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद को आधार बनाकर हमारा अध्ययन भी आगे क्या होता है, बढ़ता है। ऋग्वैदिक काल की ही देन रही आर्यत्व का प्रतीक स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, कुछ कैसे बनता है, ठीक है, ठीक है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। ठीक, ये किसका, आर्यत्व का प्रतीक। ये भी क्या रहा, वैदिकों यानी कि आर्यों की विशेषता रही, जिन्होंने इसे देन दिया। किसको, स्वास्तिक। आर्यत्व का प्रतीक किसे माना गया, स्वास्तिक को माना गया। ठीक है, ये मानव आया, इसने उस उत्तर भारत पर अपना धीरे धीरे प्रभाव शुरू कर दिया। ठीक, और एक तरह से समाज में एक ऐसा व्यवस्था लाया जिसमें एक कबीला होता, एक कुल होता, कुल का मुखिया होता, कबीला होता, कबीले के ऊपर जन होता। ठीक है, आगे चलकर यही जन क्या बनेगा, जनपद बनेगा। ठीक, इस तरह से ये व्यवस्था चलने लगी। ठीक है, जाति वर्ण व्यवस्था प्रचलन में आ गई, लेकिन वर्ण व्यवस्था अभी भी जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर थी। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की विशेषता बता रहे, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी, ठीक है, वो कर्म के आधार पर। यानी एक ही परिवार में कोई ब्राह्मण भी हो सकता था, तो कोई लोहार भी हो सकता था, तो कोई क्षत्रिय भी हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह से समाज आगे बढ़ रहा था। ठीक है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, राजा का पद, यानी राजा जैसा कोई चीज नहीं होता, लेकिन फिर भी राजन एक पद होता जो मुखिया जैसा होता, उसका पद वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, वंशानुगत। राजा उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता क्योंकि उस पर सभा और समितियों का नियंत्रण होता था। इस तरह से ये पोस्ट उत्तर ऋग्वैदिक एरा एक अच्छे व्यवहार में चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। ऋग्वेद ही हमारा आधार था। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का संकलन कर, ऐसा कहा गया कि ऋग्वेद में देवों की स्तुतियां लिखी गई जो देवों ने स्वयं लिखा है। अतः इसका रचयिता हम ना बोल के क्या कहते हैं, संकलन करता। किसको, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसे हम क्या कहते हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, वेद व्यास कहते हैं। वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया, जो कि 10 मंडलों में है। कितने मंडल में, 10 मंडल में, जिसमें 2 से 7 तक पुराने हैं, 1, 8, 9 और 10 क्या हैं, नए हैं। इसी से हमें गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है। इसी में हमें पता चला कि उस काल में, यानी कि ऋग्वैदिक एरा में, ठीक है, भारत में एक भरत जन एक मुखिया था, एक कबीला था, जबकि 5 आर्य कबीले और 5 आर्योत्तर कबीले, इन 10 कबीलों ने मिलकर आक्रमण किया किस पर, भरत जन कबीले पर, जिसका राजा सुदास था। दोनों में युद्ध हुआ, परशुड़ी नदी जो आज की रावी है उसके किनारे, और इस युद्ध में भरत जन के मुखिया सुदास की विजय हुई। किसकी विजय हुई, सुदास की विजय हुई। ठीक है, ये युद्ध कहा गया कि लड़ा गया वशिष्ठ और विश्वामित्र को लेकर, जहां वशिष्ठ रूढ़िवादी तो विश्वामित्र क्या थे, उदारवादी, दोनों को लेकर क्या हुआ, युद्ध हुआ, अपने अपने समर्थकों को लेकर, क्योंकि उस समय पुरोहित का पद भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। ऐसे में युद्ध हुआ, युद्ध में भरत जन की विजय हुई। बाद में इसी हारने वाले 5 आर्यों में एक थे पुरु, और इस पुरु और भरत जन कबीले में क्या हो गई, मित्रता। तो उत्तर वैदिक काल में ये दोनों मिलकर एक नया वंश की शुरुआत करेंगे, कुरु वंश। उसी कुरु वंश, ठीक, जो आगे चलकर महाभारत का क्या बनेगा, केंद्र बनेगा। ठीक है,
क्लियर हो रहा होगा किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। वही पोस्ट वैदिक की बात करें तो इस काल में जो चीज़ें वहाँ पे अच्छी अवस्था में थी, जैसे कि वर्ण व्यवस्था वहाँ कर्म के आधार पर, तो अब यहाँ जन्म के आधार पर। जैसे एक ब्राह्मण था, ठीक है, उसने जब युवा होने लगा, ब्राह्मण का कार्य कर रहा था, उसने सोचा इससे अच्छा है कि मेरा बेटा भी क्या करे, उसका बेटा भी क्या बन गया, ब्राह्मण, उसका बेटा भी क्या बन गया, ब्राह्मण। तो धीरे धीरे उनके अंदर ये भावना आ गई कि ये हमारा वंशानुगत पद है, हमारा इसी पर क्या है अधिकार। जब ब्राह्मण ने खुद को वंशानुगत बना लिया तो क्षत्रिय क्यों पीछे रहता। उसने कहा कि जब मैं इस पूरे समाज की सेवा करता हूं तो मेरा पद, मैं ही क्या होऊंगा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। तो उसने भी अपने पद को, यानी राजा भी क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। वंशानुगत जहाँ आया वहीं पर समाज का पतन क्या हो गया, शुरू हो गया। रूढ़िवादी परंपराएं शुरू हो गई, कर्मकांडों को प्रधानता दे दी गई। जहाँ ऋग्वैदिक काल में इंद्र का और अग्नि का महत्व था, तो इस काल में इंद्र और अग्नि का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। इस काल में इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें इस काल में विकसित हो रही थी। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, ये ऋग्वेद में किस किस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, जो ऋग्वेद का भी हमने बताया आपको, उसका एक डिटेल व्यू लेते हैं संक्षिप्त में ही। ठीक है, मैं इसे नोट कर देता हूँ, आप लिखिएगा। ठीक है, ठीक, किसकी बात करते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद, पहले काल लिख देते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, ठीक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद। ठीक है, पॉइंट वाइज करके देखते चलते हैं। तो ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुतियों का संकलन। ठीक है, संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन। महर्षि कृष्णद्वैपायन। ठीक है, विवरण दस मंडल 1028 सूक्त 10,462 ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं। ठीक है, जिसमें से 2 से 7 तक पुराने हैं, 2 से 7 तक क्या है, पुराने हैं। ठीक है, बाकी सब क्या हैं, नए हैं। ठीक है, 1, 8, 9, 10 ये क्या है, नए हैं। ठीक, विवरण क्या है, 10 मंडल 1028 सूक्त 10,462 ऋचाएं। ठीक है, गायन करता क्या है, होत्री। इसे गाने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक परिचय है क्या इसका, ठीक, इस ऋग्वेद का। ठीक, जिसमें देवताओं की स्तुतियों का संकलन है। संकलन करता है महर्षि कृष्णद्वैपायन। विवरण किसने दिया है, विवरण क्या है, 10 मंडल 1028 सूक्त 10,462 ऋचाएं, जिसमें 2 से 7 तक पुराने हैं, 1, 8, 9, 10 क्या हैं, नए हैं, जो कि बाद में जोड़े गए। गायन करता को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ठीक है, अब इन 10 मंडलों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं कि इनके गुरु कौन हैं। ठीक है,
इन किसके बारे में जानते हैं? 10 मंडलों की। ठीक है, इसे नोट करते रहिएगा, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी 10 मंडलों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रमुख मंडलों की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो वैसे 10 मंडल है जिसमें कुछ प्रमुख हैं। जैसे तीसरा मंडल, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचयिता है। इसी में सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का विवरण किया गया। किसको? सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का। चौथा में वामदेव जो कि कृषि से संबंधित है। 5वां ऋषि अत्रि, 6वां भारद्वाज ऋषि, 7वां वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि वाले चैप्टर में ही दशराग युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, उसी तरह से 9वां पवमान अंगिरा, सोम को समर्पित, यानी सोम रस के बारे में, सोमदेव के बारे, सोम रस के बारे में इसमें वर्णन किया गया। ठीक, तो ये 10 मंडल जो प्रमुख मंडल हैं वे इस चीज़ों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब बात करें ऋग्वेद की, यानी इस काल के, ठीक है, संगठनात्मक संकल्पना की, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, संगठनात्मक संकल्पना की, तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो होती थी कुल होती थी। ठीक है, ठीक है, तो कुल, एक रक्त के लोग क्या क्या एक परिवार क्या कहलाता था? कुल कहलाता था। कई सारे कुलों का जो दल होता था वो क्या कहलाता था? ग्राम होता था। जैसे आज भी कई सारे परिवार अगर एक जगह इकट्ठा हो, ग्राम कहलाता है। ग्राम का संगठन विस कहलाता है, जैसे आज तहसील होती है। ठीक है, और विस का संकलन जन, जैसे आज जिला होता है। ठीक है, जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। जन शब्द पूरे 275 बार मिला है। कितनी बार? 275 बार। वहीं विस शब्द ऋग्वेद में कितनी बार है? 170 बार है। ठीक है, कुल, ग्राम, कुल मतलब क्या? एक ही रक्त के लोग जो एक परिवार में रहते हैं। कई सारे कुल मिलकर ग्राम बन गए, कई सारे ग्राम मिलकर विस बन गए, कई सारे विस मिलकर जन बन गए। इस तरह से संगठनात्मक इनका उल्लेख मिलता है। इस काल में युद्ध का पर्याय, ठीक है, अभी पहले थोड़ी देर बताया था, युद्ध का पर्याय क्या था? गाय ही थी। गाय का अन्वेषण, यानी जो भी युद्ध लड़े गए वो अधिकतर किसके लिए? गाय के लिए लड़े जाते थे। ठीक है, किसके लिए लड़े जाते थे? गाय के लिए लड़े जाते थे। प्रमुख देवता, अभी बताया हमने आपको, इंद्र और अग्नि प्रमुख देवता। ठीक है, कौन थे? इंद्र। 250 बार इनका उल्लेख है ऋग्वेद में। कुल कितनी बार इनका उल्लेख है इस शब्द का? 250 बार। ठीक है, अगला क्या है? अग्नि। तो ये क्या थे? हमारे प्रमुख देवता थे, जो कि जिसका वर्णन किसमें मिलता है? इसमें मिलता है। ठीक है, ठीक, इसी तरह से सबसे ज्यादा शब्द जो मिला है वो पिता मिला है। पिता शब्द, ठीक है, पिता शब्द कुल 335 बार। ठीक है, पिता शब्द कुल कितनी बार? 335 बार। ठीक, जन शब्द आपने जाने लिया 275 बार, विस शब्द 170 बार, इंद्र 250 बार, गाय 176 बार। ठीक है, यमुना 3 बार, गंगा, जानवी कहा गया गंगा को 1 बार। ठीक है, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। यहां पर वो भी लिख लें, नदी तमा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन थी? सरस्वती। किसे कहा गया है? सरस्वती को। इस काल की सबसे प्रमुख नदी किसे कहा गया? गंगा प्रमुख नहीं थी, प्रमुख कौन थी? सरस्वती थी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक वर्णन रहा हमारा ऋग्वेद का।
ठीक है। अभी और जानेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उसका कुछ उपनिषदों के बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं जिसमें हमने, ठीक है, हड़प्पाई स्थलों के बारे में और इस काल की थोड़ी सी क्या कर दी, शुरुआत कर दी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि उन छात्रों को भी मदद मिल सके जो किन्हीं कारणों कोचिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम फ्री में ये कक्षाएँ चला रहे हैं जहाँ सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी आपके रेलवे एग्जाम के लिए कराई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हमारी कोशिश को आगे बढ़ाएं।